गंवार जेठानी मॉडर्न देवरानी। सरिता जानवी देवी की बड़ी बहू थी, जिसे जानकी देवी गंवार समझती थी और इसीलिए जानकी देवी सरिता को घर से बाहर के सभी जरूरी कामों से दूर रखती थी। सपना बहू, ओ सपना बहू, जल्दी आ, बाजार में भीड़ हो जाएगी। आई मम्मी जी। मम्मी जी, बस वो मैं मेरी मोम जो लंदन से न्यू पर्स लाई थी वो ले रही थी। मम्मी जी, आपने वो प्लाजो सूट नहीं पहना जो मैं आपके लिए लेकर आई थी? अरे बहू, मुझे साड़ी में ही आराम मिलता है। चलो ठीक है, कल वो पहन लूंगी। अब चलें, दिवाली की शॉपिंग के लिए बहुत समय चाहिए होता है। हाँ हाँ चलिए मम्मी जी। मम्मी जी, वो रात के खाने के लिए दाल और सूखी अरबी की सब्जी बना लूं क्या? ए गवार, कहीं जाते समय रोकना जरूरी था क्या? रहेगी तू गवार की गवार। अब बना ले जो बनाना है तुझे। माँ जी, सरिता भाभी हमारे साथ दिवाली की शॉपिंग पर नहीं जाएंगी? कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम तो मॉडर्न हो। तुम्हारी जेठानी तो गवार है, इसे तो अक्ल ही नहीं है कि कैसे बाजार में शॉपिंग करते हैं। चलो, बहुत देर हो चुकी। अरे गुंजन का फोन आ रहा है। हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हाँ, सब ठीक है। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे शॉपिंग से आकर बात करती हूँ। क्या कहा? ज़रूरी है? हेलो हेलो, कट गया। अब मिल नहीं रहा फ़ोन। चल आकर कर लूँगी। मम्मी जी, गुंजन दीदी का फ़ोन था। हाँ, एक काम करते हैं, शॉपिंग से आ जाए फिर तसल्ली से फ़ोन करती हूँ उसे। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी सास और देवरानी शॉपिंग करने बाजार चले जाते हैं और पीछे सरिता घर के सारे काम खुद करती है। अक्सर ऐसा ही होता था। सरिता को घर के काम करने पड़ते थे और उसकी देवरानी को घर का कोई काम नहीं आता था। फर्क बस इतना था कि सरिता बेचारी बहुत गरीब घर से आई थी और सीधी सादी थी, जबकि उसकी देवरानी सपना बहुत अमीर घर से थी और उसकी सास ने उसे सर पर चढ़ा रखा था। पर सरिता इस सब के लिए कुछ नहीं कहती थी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। सरिता, तुम नहीं गई माँ के साथ शॉपिंग करने? तुम भी चली जाती। नहीं, वो मेरे सर में दर्द था, इसीलिए मैं नहीं गई। और फिर घर के काम भी थे, तो मैंने सोचा मम्मी जी और देवरानी जी चली जाते हैं। सरिता, मेरी बात सुनो, यहाँ बैठो। मुझे पता है माँ का व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। तुम कहो तो मैं माँ से बात करूँ। आखिर कब तक वो तुम्हें घर के बाकी कामों से दूर रखेंगी? और जब से राजेश की शादी हुई है, सपना के आ जाने के बाद उन्होंने तो तुम्हें और परेशान करना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं जी, अभी नई तो शादी हुई है सपना की, कुछ ही महीने तो हुए हैं। आप उसे आराम करने दीजिए। मुझे पता है सरिता, मन तो तुम्हारा भी खराब होता है, लेकिन तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। सरिता खाना बना रही होती है कि उसकी देवरानी शॉपिंग करके आए हुए चीज़ों को अपनी सास के साथ बैठकर देख रही होती है। राजेश, बताओ ना, ये जीन्स कैसी लग रही है? माँ जी, आप बताओ। ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, जब देखो फोन में घुसे रहते हैं। अरे बहू, तू तो पतली पतंग है, तेरे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे भी हमारी मॉडर्न बहू स्टाइलिश कपड़े पहनती है, किसी से कम थोड़ी है। माँ जी, ये नाइट सूट तो आप रख लो, मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, मैं ये ब्लैक वाला रख रही हूँ। अरे बहू, कैसी बातें करती हो? मैं इस उम्र में नाइट सूट थोड़ी पहनूंगी। एक काम करेंगे, कल इसे वापस करके इसकी जगह तुम कोई और पसंद करके ले आना। माँ जी, अगर आपको हो तो ये सरिता भाभी को दे दो। अरे पागल है क्या? इतना सुंदर नाइट सूट उस गवार पर थोड़ी जचेगा। अरे तू अपनी जेठानी को समझती क्या है? उस पर कुछ नहीं जचता। वो गवार है, गवार। वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ना उसे पढ़ने लिखने की तमीज है और ना बात करने की। उसे कोई समझ नहीं है। ऐसे कपड़े, ऐसा पहनावा तुझ पे ही जचता है बहू। समझी? रख ले इसे, कल बदल के दूसरा ले आना। अरे मैं गुंजन को फ़ोन करना तो भूल ही गई। एक दफ़ा फ़ोन मिला लेती हूँ, मिस कॉल आई हुई है उसकी। हाँ गुंजन, तूने फ़ोन किया था? हाँ माँ, कल
शिल्पी के ससुराल वाले दिवाली का त्योहार मनाने आ रहे हैं। सासू माँ बोल रही थी आप दोनों भाभीयों के साथ सुबह ही आ जाना। हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। शिल्पी हमारी बेटी ही है, हम जरूर आ जाएंगे। हम सुबह जल्दी आ जाएंगे और तू चिंता मत कर, सपना बहू बहुत मॉडर्न है, वो सब कुछ संभाल लेगी। जैसा जानकी देवी ने कहा उसका उल्टा ही हुआ। सपना तो मॉडर्न पहनावा पहनकर बस अपना मोबाइल लेकर बैठ गई और फिर इधर उधर बैठकर बतियाने लगी। गुंजन देखती है कि सरिता ने सब कुछ संभाल लिया है। जल्दी जल्दी उसने बहुत ही सुंदर रंगोली बना और रसोई में गुंजन की सास के साथ मिलकर सारे पकवान भी बना दिए और अच्छे से ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया। सब कुछ गुंजन देख रही थी, पर मजाल है जो सपना ने एक गिलास भी उधर से इधर रखा हो। शाम को शिल्पी के ससुराल वाले आए, तब भी सरिता ने ही सारे कामों में मदद की। जब सब लोग चले गए तो गुंजन की सास ने सरिता के पास आकर कहा, सरिता बहू, तू बहुत सुशील और सर्वगुण संपन्न बहू हो। तुम्हें घर के सब काम बहुत बारीकी से पता है। शुक्रिया, तुमने आज सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। हमारे यहाँ तो किसी को रंगोली बनानी आती ही नहीं थी, पर तुमने गुंजन के साथ मिलकर इतनी अच्छी रंगोली बनाई और सभी मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ा की। अब मैं चाहती हूँ शादी के समय भी तुम हमारे साथ रहो। तुम यहाँ रहोगी तो मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू सरिता भाभी। आशीष बोल रही थी कि सबको आपकी बनाई हुई रंगोली बहुत पसंद आई। सचमुच सरिता भाभी, आज आपने बहुत मदद की मेरी। मुझे तो बहुत चिंता थी, लेकिन आपने सारी चिंता दूर कर दी। सच में माँ, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे सरिता जैसी बहू मिली है। सबके मुंह से सरिता की तारीफ सुनकर जानकी देवी एक पल के लिए सोचने लगती है कि वो कितनी गलत थी, जो हमेशा सरिता को गवार कहकर उसका अपमान करती रही। पर आज सरिता ने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। जानकी देवी को अपनी गलती का पता चल गया था और उसे वो सुधारना चाहती थी। माँ जी, आज मैं और आप रसोई में इतना सारा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सरिता भाभी कहाँ है? मैं थोड़ी देर जाकर सो जाऊं? अरे बहू, आज सरिता और अजय को मैंने पिक्चर देखने भेजा है। इतने सालों से बेचारे एक साथ कहीं नहीं गए थे। तू तो राजेश के साथ जाती रहती है, आज तू घर का काम करेगी। मैं भी तो कर रही हूँ। अरे दोनों मिलकर करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये माँ जी को क्या हो गया? कल तक तो सरिता भाभी को गवार कहती थी और मेरे आगे पीछे डोलती थी, आज उल्टा चक्कर क्यों चल रहा है? आज मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना इनका कोई पता नहीं मेरे पीछे ही। क्या हुआ सपना बहू, तुमने कुछ कहा? अरे नहीं मम्मी जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद जानकी देवी ने अपनी दोनों बहुओं के बीच फर्क बिल्कुल खत्म कर दिया। वो जितना प्यार और सम्मान सपना को देती थी, उतना ही सरिता को देती थी। और सरिता बहुत खुश थी। जिस प्यार और सम्मान की वो आशा करती थी, आज वो उसे मिल गया था। गोपाल बड़ी मेहनत से दिन रात चूड़ी बनाता और ठेले पर बेचता। उसके पड़ोस में योगेश की श्रृंगार बिंदी की बड़ी दुकान थी, जो बाजार के बीच में पड़ती थी। योगेश गोपाल की तरह सुंदर और बढ़िया चूड़ियां नहीं बना पाता था। एक दिन, अरे गोपाल, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, पैसा मेरे पास है, दिमाग तेरे पास, तो तू मुझे अपनी चूड़ियां बेच दिया करना। तू सारा दिन ठेले पर चूड़ी बेचता है और थोड़ी बहुत ही बेच पाता है। योगेश भैया, मुझे इस काम में खुशी मिलती है, भले थोड़ा कमा लूं, पर अपनी चूड़ी खुद ही बेचूंगा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। मैं तो सोच रहा था तेरी थोड़ी मदद कर दूं। योगेश भैया, मेरी किस्मत का कोई मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकता। अगर मेरी किस्मत में अच्छा लिखा होगा तो भगवान की आज्ञा से वो मिलकर रहेगा मुझे। योगेश एक चालाक दुकानदार था और ये बात गोपाल अच्छे से जानता था। घर पहुंचकर गोपाल ने ये बात अपनी पत्नी रजनी और बेटी महक को बताई। बापू, आपने सही किया, ये योगेश चाचा तो बहुत चालाक हैं। आपसे चूड़ियां सस्ते में लेकर हजारों रुपए कमा जाएंगे। महक सही कह रही है, हम 2 रोटी खाकर ही सुखी हैं। हमें योगेश के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तुम्हारी बनाई चूड़ियों के बीच अपनी कच्ची चूड़ियां मिलाकर बेचेगा। तभी महक गोपाल को कुछ दिखाती है। बापू, ये देखो, गांव में चूड़ियों की प्रदर्शनी लगने वाली है। जिसकी चूड़ियां सबसे अच्छी होंगी उसे 5000 का इनाम मिलेगा।
बापू, क्यों ना तुम भी अपनी बनाई चूड़ियां इस प्रदर्शनी में दिखाकर हिस्सा लो। अरे बेटिया, मैं भला क्या जीत पाऊंगा? बहुत लोग लाइन में लगे हैं जो जीतना चाहेंगे। अरे अगर महक कह रही है तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा आपका? योगेश भी तो अपनी बनाई चूड़ियों को उस प्रदर्शनी में रखेगा ना। आसपास के बहुत से लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं। बताओ, हाँ, कितनी अलग अलग तरह की चूड़ियां देखने को मिल रही हैं। और हाँ, अलग अलग तरह के रंग और डिजाइन वाली हैं। लोग प्रदर्शनी देख रहे थे कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी और औरत बाहर आते हैं। ये देखो सुमन, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ चूड़ियों की बहुत सी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। लगता है अब गांव में बहुत कुछ बदल गया है। प्रदर्शनी तो काफी अच्छी है। विनोद, जरा रुकना। भैया, ये चूड़ियां आपने खुद बनाई हैं? बहुत सुंदर दिख रही हैं। जी, मैं बहुत सालों से चूड़ी बना रहा हूँ। सीमा, वाकई ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी दिखती हैं। हम इन्हीं चूड़ियों का ऑर्डर दे देते हैं। एक काम कीजिए भैया, इन चूड़ियों के 10,000 सेट मुझे आप 15 दिन में दे दीजिए, और ये आपके 20,000 रुपये एडवांस। ये सब इतनी अचानक हुआ कि गोपाल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तैयार कर दूंगा साहब, आपका ऑर्डर तैयार कर दूंगा। विनोद और सीमा प्रदर्शनी में जज बनकर आए थे, पर उन्हें गोपाल की चूड़ियां इतनी पसंद आई कि उन्होंने गोपाल को इनाम के 5,000 भी दिए और 10,000 चूड़ियों के ऑर्डर भी दे दिए। ये सब देखकर योगेश के तन मन में आग लग गई। यह भिखारी, इसकी इतनी औकात, यह चूड़ियों का ऑर्डर पूरा करने की औकात में ही नहीं रहेगा। गोपाल रजनी और महक को सारी बात बताता है। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश होती हैं। चलो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, फिर कल से चूड़ी का ऑर्डर शुरू करेंगे। सुनो जी, शाम होने को आ रही है, ज़्यादा देर ना करना। गोपाल कुछ सामान खरीदने रास्ते में निकल गया। क्या बात है भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे भगवान, छोड़ो मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। चलो भाइयों, हाथ पैर की हड्डी टूट चुकी है, देखते हैं ऑर्डर की चूड़ियाँ कैसे बनाएगा। रजनी और सलोनी जब ये खबर सुनती है तो दौड़ती हुई उस जगह पर आती हैं। बापू, आंखें खोलो। सुनो जी, कितना बुरा हाल कर दिया आपका। आखिर आपने किसका क्या बिगाड़ा था? गोपाल के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। किसी तरह से रजनी और महक हॉस्पिटल से गोपाल की मरहम पट्टी करवा कर आते हैं। 15 दिन बाद ऑर्डर की चूड़ियाँ देनी है, पर ये सब कैसे होगा? बापू, आप चिंता मत करो, मैं बनाऊंगी चूड़ियाँ और 15 दिन में ऑर्डर पूरा करूंगी। सलोनी बेटिया, तू कर पाएगी इतना ऑर्डर? बापू, मैंने बचपन से आपसे चूड़ियाँ बनाना सीखा है। अब जो सीखा है वही दिखाने का समय आ गया है। मैं आपकी बेटी हूँ। महक बेटा, इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। महक और रजनी दिन रात मेहनत करके चूड़ियों का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। महक मेरी बच्ची, तूने आज अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। तेरी बनाई चूड़ियाँ शहर भर में मशहूर हो रही हैं। सुनो जी, भगवान का शुक्र है कि अब आप भी ठीक हो रहे हो। महक बेटा, तेरे हाथ की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं, हमें और ऑर्डर मिला है। अरे, आपको याद आया उस दिन वो गुंडे कौन थे? मैं जानता हूँ, ये सब योगेश का किया धरा है। भगवान ने महक जैसी इतनी अच्छी बेटी दी हमें कि इसकी वजह से सारी परेशानी दूर हो गई। उधर योगेश ने शहर के स्त्रियों को मिलावट वाला सामान बेचा तो उनकी जल्द खराब हो गई। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, सब कुछ मिलावटी होने के कारण सब स्त्रियों की त्वचा खराब हो गई। पुलिस ने योगेश की दुकान सील कर दी। उसे अपने किए की सजा मिल गई और योगेश सर पीट कर रह गया। उधर एक गरीब चूड़ी बनाने वाली महक ने कुछ ही दिनों में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए।